हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट भव्या दुआ। आज है थर्सडे 17 अक्टूबर और आज मैं आपके लिए 3 बड़ी स्टोरीज लाई हूं। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना प्रेफर करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रन डाउन। सब लिंक्स आपको शो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले मैं बात करूंगी सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे ऑयल मार्केट्स और आखिरी में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। और रोज़ की तरह आज का डेली ब्रीफ एंड करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स। तो चलिए आज की पहली स्टोरी से शुरू करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के एलोकेशन को लेकर कुछ बड़े डिसीजंस लेने वाली है। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम से इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट इनेबल हो पाएगा। ऑक्शन करने के बजाय गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिवली एलोकेट करेगी। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली कंपनीज को स्पेक्ट्रम असाइन करेगी बिना किसी बिडिंग के। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इस डिसीजन के इफेक्ट कई करोड़ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स पर पड़ेगा। और अब ये डिसीजन मुकेश अंबानी और इलॉन मस्क के बीच एक बैटल का ट्रिगर बन गया है। चलो डिटेल में समझते हैं। तो सैटेलाइट इंटरनेट का सीन आखिर है क्या? इंडिया का प्लान है कि रूरल और रिमोट एरियाज में इंटरनेट पहुंचाया जाए जहां फाइबर केबल्स का पहुंचना मुश्किल होता है। ऐसे में सैटेलाइट इंटरनेट एक परफेक्ट सोल्यूशन है। और अब कई कंपनीज इस मार्केट में अपना शेयर लेने के लिए रेस कर रही हैं। इलॉन मस्क का स्टारलिंक ऑलरेडी काफ़ी कंट्रीज में सैटेलाइट इंटरनेट ऑफर करता है और अब इंडिया में भी आना चाहता है। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी का रिलायंस जियो भी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड मार्केट में एंटर करना चाहता है। बट अब बड़ा क्वेश्चन ये था कि गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अंबानी ने ऑक्शन का सपोर्ट किया, जैसे 4G और 5G स्पेक्ट्रम के लिए होता है। ऑक्शन में कंपनीज बिड करती हैं और जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी देती हैं और फेयर कंपटीशन भी बनाए रखती हैं। पर इलॉन मस्क ने एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन का सपोर्ट किया। उनका कहना था कि मोस्टली कंट्री सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन नहीं करती। स्टारलिंक का टेक शेयर्ड स्पेक्ट्रम पे चल सकता है, जबकि मोबाइल नेटवर्क्स को एक्सक्लूसिव बैंड्स की ज़रूरत होती है। मस्क का आर्ग्यूमेंट था कि ऑक्शन से कॉस्ट बढ़ जाएगी और सैटेलाइट इंटरनेट अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ के लिए महंगा हो जाएगा। फिर आया 15 अक्टूबर और टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कंफर्म किया कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन को फॉलो करेगा, जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन करती हैं। गवर्नमेंट का मानना है कि ऑक्शन करने से अफोर्डेबल सैटेलाइट इंटरनेट रोल आउट स्लो हो जाएगा और इंडिया ग्लोबल स्टैंडर्ड से पीछे रह जाएगा। रिलायंस जियो ने इस डिसीजन पे काफ़ी ऑब्जेक्शन दिखाया है। उन्होंने टेलीकॉम मिनिस्ट्री और TRAI को लेटर्स लिखे हैं और कहा कि ये डिसीजन फॉरेन कंपनीज जैसे स्टारलिंक और अमेजॉन के प्रोजेक्ट क्वेपर के फेवर में है। जियो का आर्ग्यूमेंट है कि इंडियन टेलीकॉम कंपनीज ने मोबाइल स्पेक्ट्रम के लिए हैवी पेमेंट्स की हैं, तो फॉरेन प्लेयर्स को फ्री पास नहीं मिलना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बैटल इतनी इंपॉर्टेंट आखिर है क्यों? इंडिया की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड मार्केट काफ़ी ही फास्ट ग्रो कर रही है। इस इंडस्ट्री से 36% एनुअल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 2030 तक ये मार्केट 190 करोड़ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, जो अंबानी और मस्क दोनों के लिए ही अट्रैक्टिव है। इलॉन मस्क के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन का मतलब है स्टारलिंक अपने सर्विसेज जल्दी और लोअर कॉस्ट पे रोल आउट कर पाएगा। पर मुकेश अंबानी के लिए सैटेलाइट इंटरनेट जियो के मार्केट को डिसरप्ट कर सकता है। अगर स्टारलिंक जैसे प्लेयर्स रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी एक्सपैंड कर लेते हैं तो इंडियन टेलीकॉम मार्केट पे बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। ये सब सुनने में एक्साइटिंग लगता है, बट सैटेलाइट इंटरनेट रोल आउट ईजी नहीं होगा। स्टारलिंक का ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 1.5 लाख रुपीज़ के आसपास है, जबकि जियो का ARPU सिर्फ 195 रुपीज़। ये गैप काफ़ी ही बड़ा है और इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में सैटेलाइट सर्विसेज नीश ऑफरिंग ही रहेंगी, कम से कम अगले कुछ सालों तक। और अभी टेक्निकल चैलेंजेस भी हैं। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड हायर फ्रीक्वेंसी बैंड्स पे ऑपरेट करता है, जिसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट जैसे सैटेलाइट फ़ोन्स या कंपैटिबल डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। ये स्विच एवरेज यूज़र्स के लिए कॉस्टली हो सकता है। तो फिर आगे क्या होगा? सैटेलाइट ब्रॉडबैंड फ्यूचर में ज़रूर इम्पैक्टफुल होगा,
पर 4G या 5G जितनी जल्दी मार्केट डिसरप्ट करना मुश्किल है। स्टारलिंक के पास हेड स्टार्ट होने के बावजूद हाई इक्विपमेंट और सब्सक्रिप्शन कॉस्ट्स इसका रीच इनिशियली लिमिटेड रखेंगे, लेकिन जब इलॉन मस्क और मुकेश अंबानी जैसे जायंट्स लड़ते हैं, कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले कुछ मंथ्स में और डेवलपमेंट्स और पॉलिसी चेंजेस एक्सपेक्टेड है, पर आप टेंशन मत लो, हम आपको इस बैटल के हर ट्विस्ट और टर्न से अपडेटेड रखेंगे। बट आज के लिए इस स्टोरी के लिए इतना ही। तो चलिए आज की अगली स्टोरी डिस्कस करते हैं। बिकॉज ऑयल मार्केट्स अभी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल चल रही हैं थैंक्स टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस और चेंजिंग डिमांड फोरकास्ट्स, मिडिल ईस्ट टेंशंस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इम्पैक्ट, ओपेक का सप्लाई मैनेज करना और ऑयल प्राइस फोरकास्ट और डिमांड का फ्यूचर। पहले हम मिडिल ईस्ट टेंशंस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करेंगे। ऑयल मार्केट काफ़ी टेंस हो गई है, स्पेशली ईरान के 1 अक्टूबर में किए गए इजराइल पे मिसाइल और ड्रोन अटैक के बाद। ये अटैक इजराइल के प्रीवियस स्ट्राइक्स का रिस्पॉन्स था, जिनमें हमास और हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर्स कैजुअलिटीज़ थे। पहले डर था कि इजराइल रिटेलिएशन में ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का टारगेट करेगा, लेकिन अब इजराइल ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया कि उनका अगला रिस्पॉन्स मिलिट्री टारगेट्स तक ही लिमिटेड रहेगा। फिलहाल ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ पर कोई अटैक नहीं होगा। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जो दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल ट्रांजिट रूट है। यहाँ से हर दिन 2.1 करोड़ बैरल्स ऑफ ऑयल पास करते हैं, जो दुनिया के 21% पेट्रोलियम कंजम्पशन और 1/5 नेचुरल गैस ट्रेड का हिस्सा है। मेजर ऑयल बायर्स जैसे चाइना, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया के लिए रूट क्रिटिकल है, क्योंकि ये कंट्री 67% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जो इसी रूट के थ्रू आता है। अगर ईरान ने ये रूट ब्लॉक कर दिया तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है और ऑल्टरनेटिव रूट्स से कॉम्पनसेट करना पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम फोकस करेंगे ओपेक की स्ट्रैटेजी और प्रोडक्शन कैपेसिटी पे। ओपेक और उसके एलाइज, जिनको ओपेक प्लस कहा जाता है, अभी 58 लाख बैरल्स पर डे की प्रोडक्शन कट्स मेंटेन कर रहे हैं। ये प्राइसेस को सपोर्ट करता है, लेकिन मार्केट को डिसरप्शंस के लिए वल्नरेबल भी बना देता है। ओपेक की स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग अगस्त एंड सितंबर ऑफ 2024 ये सरप्लस 45 लाख बैरल्स पर डे रहा, जिसमें मेजर पार्ट सऊदी अरेबिया और यूएई के पास है। IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के एस्टिमेट के हिसाब से इफेक्टिव स्पेयर कैपेसिटी 50 लाख बैरल्स पर डे तक थी। अगर ये रिजर्व्स खत्म हो गए तो मार्केट के पास फ्यूचर डिसरप्शंस को हैंडल करने का कोई बफर नहीं बचेगा, जो वॉलेटिलिटी और बढ़ा सकता है। लास्टली हम देखते हैं ऑयल प्राइस फोरकास्ट और डिमांड का फ्यूचर। JP मॉर्गन प्रिडिक्ट करता है कि Q4 ऑफ 2024 तक ब्रेंट क्रूड $80 पर बैरल एवरेज करेगा और 2025 एंड तक लो 60s तक गिर सकता है। गोल्डमैन सैक्स का फोरकास्ट है कि अगर 20 लाख बैरल पर डे का डिसरप्शन होता है तो प्राइसेस $90 पर बैरल तक स्पाइक कर सकते हैं। वर्स्ट केस में मिड 90s भी टच कर सकता है। IEA का व्यू और बेयरिश है। वो एक्सपेक्ट करता है कि 2024 में डिमांड ग्रोथ 9 लाख बैरल्स पर डे तक स्लो हो जाएगी और 2025 में 10 लाख बैरल्स पर डे के आसपास होगी। ये 2023 के 20 लाख बैरल्स पर डे ग्रोथ से काफ़ी कम है। मीनवाइल नॉन ओपेक प्लस प्रोडक्शन जैसे US, ब्राज़ील, गुआना और कनाडा का आउटपुट स्टेडली बढ़ रहा है। ये कंट्रीज 2024 और 25 में 15 लाख बैरल्स पर डे से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने वाली हैं, जो स्लोइंग डिमांड को इजीली कवर कर सकती है। ओपेक फिर भी ऑप्टिमिस्टिक है और उनका एस्टिमेट है कि 2024 में डिमांड ग्रोथ 19.3 लाख बैरल्स पर डे और 2025 में 16.4 लाख बैरल्स पर डे रहेगी। US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन और EIA का फोरकास्ट मॉडरेट है। वो 2025 में 13 लाख बैरल्स पर डे ग्रोथ प्रेडिक्ट करते हैं। और इस अनसर्टेनिटी का रीज़न आखिर है क्या? एक मेजर रीज़न है चाइना का रैपिड शिफ्ट टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विच इज़ EVs। चाइना में 60% कार सेल्स अब EVs हैं, जो ऑयल डिमांड को एक्सपेक्टेड से फास्टर पेस पे कम कर रही हैं। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी प्राइसेस को ऊपर ले जा रहे हैं। अक्टूबर के स्टार्ट में ब्रेंट क्रूड $78 पर बैरल तक पहुंच गया, जो पिछले मंथ से $8 ज़्यादा है।
लेकिन अगर कोई मेजर डिसरप्शंस नहीं होते तो IEA फोरकास्ट करता है कि 2025 तक मार्केट सरप्लस में चला जाएगा और इसमें 12 लाख बैरल्स पब्लिक स्टॉक्स और 50 करोड़ बैरल्स इंडस्ट्री स्टॉक्स में होंगे। मिडिल ईस्ट के टेंशन से ऑयल मार्केट वॉलेटाइल बनी हुई है, लेकिन ब्रॉडर पिक्चर में चाइना की एनर्जी ट्रांजिशन और क्लीन टेक्नोलॉजी के राइज से डिमांड ग्रोथ स्लो हो रही है। फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन स्पीड में बढ़ रहा है, लेकिन हर रीजन में डिफरेंट स्पीड से बढ़ रहा है। ऑयल मार्केट अभी शॉर्ट टर्म शॉक्स और लॉन्ग टर्म डिमांड शिफ्ट्स के बीच एक डेलिकेट बैलेंस पे चल रही है। अब देखना यह है कि ओपेक कितनी देर तक ये बैलेंसिंग एक्ट मेंटेन कर पाता है। तो ये थी हमारी आज की दूसरी स्टोरी। चलिए अब चलते हैं आज की आखिरी स्टोरी पे। सितंबर में इन्फ्लेशन 5.5% तक पहुंच गया, जो अगस्त के 3.7% से काफ़ी ज़्यादा है। ये एक छोटा जंप लग रहा होगा, बट इकोनॉमी के लिए ये एक बड़ा सिग्नल है। इन्फ्लेशन के बढ़ने का मतलब है कि रोज़ के एक्सपेंसेस बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। ये सिचुएशन उन लोगों के लिए और भी प्रॉब्लमैटिक है जो वैसे ही डे टू डे लिविंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस सडन स्पाइक का रीज़न है क्या? चलो सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ने का सबसे बड़ा कल्प्रिट फूड प्राइसेस है। फूड इन्फ्लेशन सितंबर में 8.4% तक पहुंच गया, जबकि अगस्त में ये 5.3% था। वेजिटेबल के प्राइसेस तो 36% तक शूट कर गए हैं, जो पिछले 14 मंथ्स का सबसे बड़ा राइज है। तो अगर आपको आपकी ग्रोसरी का बिल आजकल थोड़ा भारी लग रहा है तो ये उसी की वजह से है। फ्रूट्स का भी यही हाल है। उनकी इन्फ्लेशन 7.6% तक बढ़ गई है, जबकि अगस्त में ये 6.5% थी। और एडिबल ऑयल्स, जिनके प्राइसेस पिछले 19 मंथ से गिर रहे थे, अब इन्फ्लेशन में 2.5% के साथ वापस बढ़ने लगे हैं। क्योंकि इंडिया काफ़ी कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करता है, तो ग्लोबल प्राइसेस का इम्पैक्ट यहाँ भी दिख रहा है। अब बात करते हैं फूड और फ्यूल प्राइसेस की। कोर इन्फ्लेशन, जो फूड और फ्यूल प्राइसेस को एक्सक्लूड करता है और रियल ट्रेंड दिखाता है, सितंबर में 3.5% तक पहुंच गया, जो पिछले 9 मंथ्स का हाईएस्ट है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जैसे सोप और शैम्पू की इन्फ्लेशन भी अगस्त के 8% से बढ़कर 9% हो गई है। पर फूड प्राइसेस इतने ज़्यादा आखिर हैं क्यों? इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। नंबर 1, अनइवन मॉनसून्स। रेनफॉल ओवरऑल नॉर्मल लेवल से 8% ज़्यादा थी, बट पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे एरियाज़ में टाइम पे बारिश नहीं हुई, जिससे क्रॉप्स पे इम्पैक्ट हुआ। नंबर 2, एक्सटेंडेड मॉनसून एंड प्री हार्वेस्ट रेन्स। हेवी रेन्स ने पल्सेस और ऑयल सीड्स जैसी क्रॉप्स को डैमेज कर दिया, सप्लाई कम हो गई और प्राइसेस बढ़ गए। नंबर 3, ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन एडिबल ऑयल्स। इंटरनेशनल प्राइसेस और मिडल ईस्ट जैसे एरियाज में जियोपॉलिटिकल टेंशन से कुकिंग ऑयल के दाम और बढ़ गए। नंबर 4, सप्लाई चेन इश्यूज। ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स की वजह से फूड प्राइसेस और ज़्यादा हो गए और इसका बर्डन कंज्यूमर्स पे आ गया। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि RBI के नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे? इन्फ्लेशन कंट्रोल करना RBI का काम है और वो ऐसा इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करके करता है। बट रेट्स बढ़ाने से इकोनॉमी स्लो हो सकती है, तो ये काफ़ी डेलिकेट बैलेंस है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि RBI 2025 के फर्स्ट हाफ तक रेट कट नहीं करेगा, जब तक इकोनॉमी बहुत स्लो ना हो जाए। थोड़ी गुड न्यूज़ भी है कि खारिफ हार्वेस्ट मार्केट में जल्दी आएंगे। अगर हार्वेस्ट स्ट्रॉन्ग रहा तो फूड प्राइसेस थोड़े कम हो सकते हैं, बट अनप्रेडिक्टेबल वेदर और ग्लोबल इवेंट्स का इम्पैक्ट अभी भी इन्फ्लेशन को हाई रख सकता है। कोटक और बैंक ऑफ बड़ौदा के एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन 4.5% से 5% के बीच रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2025 में। तो थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, बट ऐसा नहीं लगता कि इन्फ्लेशन जल्दी से ड्रास्टिकली गिरने वाली है। सो बी रेडी, प्राइसेस अभी कुछ और टाइम तक हाई रहेंगे। तो अभी अपने खर्चे संभाल के चलो, क्योंकि ये हाई प्राइसेस कुछ टाइम और हमें परेशान कर सकते हैं। तो ये थी आज की आखिरी स्टोरी, और अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टिडबिट्स। नंबर 1, सेबी ने अब ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस में पोजीशन लिमिट्स को 7500 करोड़ या 15% ऑफ टोटल ओपन इंटरेस्ट तक बढ़ा दिया है, जो भी हायर होगा। ये पहले के 500 करोड़ लिमिट से काफ़ी बड़ा जंप है। ये चेंज क्लाइंट और प्रोप्राइटरी ट्रेड्स दोनों पर अप्लाई होगा। नए रूल्स अभी से इफेक्ट में हैं और मॉनिटरिंग सिस्टम अप्रैल 25 से अपडेट होगा। नंबर 2, इंडिया ने अभी यूएस के साथ $4 बिलियन की डील फाइनल की है 31 प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदने के लिए। ये ड्रोन्स नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को सपोर्ट करेंगे, जो इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी बूस्ट करेगा।
पैकेज में एक मेंटेनेंस फैसिलिटी भी शामिल है जो इंडिया यूएस के डिफेंस रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ये मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर में इंडिया के लिए एक बड़ा कदम है। नंबर 3, ब्लू स्टोन ज्वेलरी मिड 2025 तक $250 मिलियन IPO लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। कंपनी की वैल्यूएशन नए फंडिंग राउंड के बाद $970 मिलियन तक पहुंच गई है। ब्लू स्टोन मेलोरा जैसे ब्रांड्स के साथ compete करता है और इंडिया के ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट के ग्रोथ वेव को कैप्चर करना चाहता है। नंबर 4, अडानी ग्रुप $3 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री करने के लिए। ग्रुप का फ्यूचर प्लान है कि 2027 तक $7 to $8 बिलियन तक का कमिटमेंट करे। इसका मेन गोल है कि इंडिया की डिपेंडेंसी इंपोर्टेड चिप्स पर कम हो और डिफेंस, एआई और ऑटोमेटिव जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स को सपोर्ट मिले। ये इन्वेस्टमेंट अडानी को इंडिया के सेमीकंडक्टर एम्बिशंस के फोरफ्रंट पे ले आएगी। तो ये थी आज की कुछ बड़ी स्टोरीज। मैं हूँ आपकी होस्ट भव्या दुआ और ये था आज का डेली ब्रीफ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।